आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मातृशक्ति और बंधुओं, संघ की 100 वर्ष की यात्रा को कुछ घंटों में उसको पूरा आपके मध्य में रखना यह संभव तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मुझे समय मिला है उस समय में संघ की जो यात्रा 100 वर्ष की रही उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा और संघ अब समाज से क्या अपेक्षा करता है इस 100 वर्ष की यात्रा के उपरांत, जिससे कि भारत माता परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प था और हिंदू समाज को संगठित करने का जो लक्ष्य संघ लेकर चल रहा था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 अप्रैल 1925 में हुई। तो संघ को जानने से पहले जिन्होंने संघ को स्थापित किया उनके बारे में जानना जरूरी है। तो केशव बलिराम हेडगेवार जी जब 8 वर्ष की आयु थी उनकी, तो उनके विद्यालय में एक कार्यक्रम था विक्टोरिया की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। विद्यालय में मिष्ठान का वितरण हो रहा था। केशव पूछे प्रधानाचार्य जी से, विद्यालय के लोगों से, कि कभी भी मिष्ठान तो बंटते हुए मैं नहीं देखता था, आज क्यों मिष्ठान बंट रहे हैं? तो लोगों ने बताया कि ऐसे विक्टोरिया का 60वां वर्ष उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में यह मिष्ठान बंट रहा है। तो उन्होंने कहा इसमें खुशी की बात क्या हो सकती है, जिसका राज्य हमारे देश पर है, जो हमारे देश पर शासन कर रहा है, वो खुशी का नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो एक घोर अपराध है और किसी दूसरे राज्य के राज्यारोहण में हम इस खुशी में कैसे शामिल हो सकते हैं। जब वो अपने शिक्षक से जहाँ पर पढ़ा करते थे उसके सामने एक किला था, उस किले पर अंग्रेजों का जो झंडा था यूनियन जैक, वो हर समय लगता था। अपने शिक्षक से पूछते ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जिस देश का राज्य अपने देश पर है, जिसका शासन है, उसका यह पहचान है और उसके कारण यह लग रहा हुआ। तो उनके मन में भाव आया कि अगर यह यूनियन जैक को हटा दिया जाए तो ये राज्य समाप्त हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से वहां जा नहीं सकते, तो उन्होंने योजना बनाई कि एक सुरंग खोदेंगे और सुरंग के माध्यम से उसे जो झंडे को वहां से हटाएंगे। कुछ दिन के बाद जब जहां शिक्षक के कमरे से उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया था, जब शिक्षक जी अपने कमरे में गए तो वहां मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उन्होंने पूछा कि केशव ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी बताए थे कि ये जो झंडा है अगर ये हट जाएगा तो यहाँ का राज्य समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ से सुरंग खोदना शुरू किया। गुरुजी समझ गए, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही पता लग जाता है। तो केशव कैसे व्यक्ति होंगे, आगे चलकर क्या करेंगे, यह उस समय का जो समाज था, उस समय के जो प्रबुद्ध लोग थे वो समझ गए थे। एक बार अंग्रेज अफसर आया स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई में एक स्लोगन चलता था, वंदे मातरम, और वह वंदे मातरम प्रतिबंधित था क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए, क्रांतिकारी को एकत्रित करने के लिए, देश में उत्साह लाने के लिए वह स्लोगन उपयोग होता था। जब एडवर्ड सत्तम जो आया निरीक्षण करने के लिए, तो जिस भी क्लास में जाता था वहां पर वंदे मातरम की उद्घोष होने लगा।
वो वहाँ का जो प्रिंसिपल थे उसके ऊपर नाराज हो गया, ये क्या सुनने में आ रहा है। वो फिर दूसरे क्लास में भी गया तो इसी को फिर स्वर को दोहराया गया। बाद में विद्यालय के सभी बालकों को एक जगह इकट्ठा किया गया और यह पता करने की प्रयास किया गया कि इसका जो संयोजक कौन था, इस जो वंदे मातरम का उद्घोष की घोषणा कराने वाला, इसकी योजना बनाने वाला कौन था। पूरे विद्यालय के किसी भी बालक ने यह नहीं बताया कि इसके पीछे केशव बलिराम हेडगेवार की योजना है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने योग्य, कितने कुशल संगठनकर्ता थे उस कम से कम आयु में। एक और विषय आता है, अंग्रेज उस समय बंगाल में अंग्रेजों का रहना होता था। बंगाल वो लोग अपने राजधानी बना रखे थे। सारे क्रांतिकारी बंगाल में रहते थे। उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई में एक समिति बनी थी, उसका नाम था अनुशीलन समिति। वो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बंगाल चले गए। उनका बस उद्देश्य यही था कि मैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको किसी प्रकार से मदद करूंगा और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करूंगा। अनुशीलन समिति के सदस्य बने, बहुत कष्ट में और बहुत कहते हैं बहुत टॉप था अनुशीलन समिति का सदस्य बनना। उनका नाम वहाँ पर परिवर्तन किया गया, कोकेन के नाम से उनको लोग जानते थे और वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को मदद करने का काम करते थे। 1915 में जब पढ़ाई उनकी पूरी हुई तो पुनः वहाँ पर उनको ऑफर मिला बहुत अच्छे नौकरी का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1915 में उनको 300 रुपया मासिक वेतन का ऑफर मिला था। वो राशि कितनी बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि मुझको 2, 4, 10 लोगों का स्वास्थ्य नहीं ठीक करना, मुझे तो पूरे भारत माँ जो बीमार है उसका स्वास्थ्य को ठीक करना है। और इसी संकल्प को लेकर के वो नागपुर में आ गए। नागपुर में आने के बाद वहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन की व्यवस्था की जिम्मेवारी केशव जी के पास थी, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के पास। बहुत अच्छा, जैसे यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है ऐसे कार्यक्रम चल रहा था। वो व्यवस्था में लगे हुए थे। थोड़े देर के बाद देख रहे हैं कहा कि पूरे कार्यक्रम से लोग भाग रहे हैं। उनको पता लगा कार्यक्रम से लोग भाग रहे हैं। गए वहाँ पर लोगों से पूछना शुरू किए, क्या हो गया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो किसी ने कहा कि पता नहीं कोई आया और हम सबको यहाँ से भगाने लगा। तो आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों नहीं रुके, आप तो इसको पूरा व्यवस्था देख रहे थे, मंच संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं अकेला क्या कर सकता। यह बात केशव बलिराम हेडगेवार के मन में बैठ गई। इतना बड़ा अपना समाज, इतना प्रबुद्ध समाज और सभी लोगों के मन में यह की भाव चल रहा है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। इसलिए हमको एक ऐसे संगठन का निर्माण करना होगा जो सभी समाज को एक जगह जोड़ने का काम करेगा। तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ये संघ की स्थापना असामयिक और ऐसे किसी के प्रतिक्रिया स्वरूप में नहीं हुई। उन्होंने बहुत से समाज के वरिष्ठ लोगों के सामने, आप जैसे मूर्धन्य लोगों के सामने वो जाकर पूछा करते थे। अपना देश विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, शिक्षा के क्षेत्र में हम शीर्ष पर थे, व्यापार में भारत का योगदान 30% था। फिर भी ऐसी क्या दिक्कतें आ गई, कैसी व्यवस्था आ गई कि हम इतने दिन तक दूसरे के गुलाम रहे। शिक्षा के क्षेत्र में जिस समय 1811 ईस्वी में इंग्लैंड में पहला कन्वेंट स्कूल खुला था, उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पर विदेशों से आकर बच्चे पढ़ा करते थे। 10,000 विद्यार्थियों को एक स्थान पर बैठकर पढ़ने की व्यवस्था थी। वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे,
आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा का स्तर कैसा था। जो विदेश से बालक पढ़ने आते थे उनका साक्षात्कार वहाँ का सुरक्षा जो प्रहरी था वह ले लेता था और वह बता देता है कि इनका नामांकन होगा या नहीं होगा। ये स्तर था अपने यहाँ शिक्षा का। व्यवसाय के मामले में घरों घरों में व्यवसाय था, कोई भी परिवार बेरोजगार नहीं था, प्रत्येक घरों में छोटे छोटे उद्योग चलते थे। लेकिन जो मेघालय की जो शिक्षा पद्धति थी, जो मेघालय भारत में आया और आकर के पूरे भारत का उसने भ्रमण किया और यहाँ के स्थानीय लोगों को जीवन से उसने परिचय लिया। परिचय लेने के बाद जब वो इंग्लैंड गया तो अपने वहाँ के पार्लियामेंट में कहा कि मैं भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति लाऊंगा कि देखने में भारत के लोग भारतीय होंगे लेकिन उनके विचार विदेशी होंगे और हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारी व्यापार को एकदम से छिन्न भिन्न कर दिया गया। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के जो मन में यह बात बैठ गई कि इतना प्रबुद्ध समाज होने के बाद भी समाज अपने को अकेला समझता है, इसको हमको दूर करना होगा। मित्रों, हम सबको मालूम है कि विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में उनका बहुत बड़ा एक उद्बोधन हुआ। उस उद्बोधन में उन्होंने भारत की छवि को विश्व के पटल पर रखने का प्रयास किया और जो भारत के बारे में विश्व में एक चर्चा थी कि भारत सपेरों का देश है, भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, उसकी पूरी परिदृश्य को उसने बदल दिया। उन्होंने पूरे विश्व के पटल पर रख दिया कि भारत संस्कृति भरा हुआ देश है, पूरे विश्व को संस्कार और संस्कृति देने का और शिक्षा देने का काम भारत किया हुआ है। जब 1997 में जब विवेकानंद जी वापस आए तो मद्रास में उनका एक बहुत बड़ा उद्बोधन हुआ। उस उद्बोधन में उन्होंने 3 बातें कही। बच्चे बहुत आपस में शोर कर रहे हैं, मेरा आप लोग से आग्रह होगा कि थोड़ी सी बच्चों से वार्ता करके उनको चुप कराने का व्यवस्था करें। उस उद्बोधन में विवेकानंद जी ने 3 बातें कही। पहला बात, हम सबको कुछ दिनों के लिए पूजा पद्धति जो है, देवी देवताओं की पूजा पद्धति को रोकना होगा। फिर दूसरा बात उन्होंने कहा कि समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, छोटा बड़ा का भाव को भूलना होगा। और अंतिम बात उन्होंने कहा कि अगर मेरे जैसे 100 विवेकानंद अगर हो जाएंगे तो मैं भारत की परिदृश्य को बदल दूंगा। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जिन्होंने संघ को स्थापित किया, उन्होंने उन्हीं के विचारों को लेकर चले। उन्होंने कहा कि समाज से छुआछूत, छोटा बड़ा, ऊंचा नीच सबको समाप्त करने के लिए उन्हें जो विधि अपनाई उसको हमने कहा संघ की शाखा। 1 घंटे संघ की शाखा में हम जाते हैं, वहां पर खेलते हैं, कुछ वहां पर गीत गाते हैं, कुछ समाज के विषयों पर चर्चा करते हैं और उसमें से कुछ ऐसे लोगों का हम निर्माण करते हैं जो समाज में जाकर परिवर्तन का काम करता है, जिसका हमने नाम दिया व्यक्ति निर्माण। तो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने कहीं भी नहीं कहा अपने उद्बोधन में कि मैं अपने जैसे 100 या 1000 डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार बनाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो पद्धति अपनाई उस पद्धति में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते रहे जो समाज के किसी भी क्षेत्र में जाकर के शीर्ष पर काम कर सके। संघ वर्तमान समय में 30-35 अन्य संगठन संघ के विचारों से काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्र सेविका समिति जो 1936 में प्रारंभ हुआ, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ, 1936 में हमारे बहनों के बीच में काम होना चाहिए, इस विचार को लेकर 1936 में राष्ट्र सेविका समिति का स्थापना किया गया और बहनों के क्षेत्र में काम प्रारंभ हुआ। मजदूरों के क्षेत्र में काम प्रारंभ हुआ क्योंकि भारत
कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खेती के लिए तो किसान संघ की स्थापना की गई। राजनीति क्षेत्र में बहुत शुद्धता होना चाहिए, अच्छे प्रकार के लोग राजनीति मानना चाहिए, इसलिए भारतीय जनसंघ का स्थापना 1951 में हुई। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार युक्त शिक्षा मिले लोगों को, बच्चों में शिक्षा तो आए लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा हो, इसके लिए विद्या भारती की स्थापना हुई और 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ हुआ और आज कई एक हजार संघ के देख रेख में विद्यालय चल रहे हैं। लाखों विद्यार्थी आकर उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं और संस्कार युक्त शिक्षा देने का काम होता है। तो संघ क्या करेगा? तो संघ केवल व्यक्ति निर्माण का काम करेगा। जो विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरे जैसे अगर 100 विवेकानंद अगर तैयार हो जाएंगे तो समाज में हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन संघ इस बात को कहीं कहता नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया सतत समाज में चलती रहती है और जिस भी क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है, संघ के स्वयंसेवक वहां पर जाते हैं और वहां पर अपना काम खड़ा करते हैं और वहां पर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। मैं मजदूरों के क्षेत्र के लिए बात कहा आपसे। जो वामपंथी विचारधारा के मजदूर संगठन थे, उनका क्या उद्बोधन था? चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जो संघ का जो मजदूर संघ खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। वामपंथी मजदूर धारा का विचार क्या था? दुनिया के मजदूर एक हो। हमने क्या कहा कि दुनिया के मजदूरों को एक करो, दुनिया के लोगों को एक करो। उन्होंने कहा जो कमाएगा वो खाएगा, हमने कहा जो कमाएगा वो खिलाएगा। यह विचार लेकर के संघ चलता है। जब लगा कि धार्मिक क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, तो समाज के लोगों ने कहा कि आपके 4 शंकराचार्य एक मंच पर नहीं बैठते हैं, तो आप पूरा हिंदू समाज को संगठित करने की बात कहते हैं। गुरु जी ने चारों शंकराचार्य को एक मंच पर बैठाया और वहां पर एक स्लोगन दिया गया। वो स्लोगन क्या था? हिंदू सहोदरा सर्वे। सभी हिंदू सहोदर भाई हैं, ना हिंदू पतितो भवेत। कोई हिंदू छोटा बड़ा नहीं होता है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। मेरी जो ये दीक्षा है वो सभी को समान और सबको सुरक्षा देने के लिए है। इस ध्येय को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और ध्येय वाक्य क्या हुआ? धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करेगा उसका धर्म रक्षा करेगा। मित्रों, देश की आज़ादी की लड़ाई में संघ की जो भूमिका रही है, वो जब लंबे इस पर हम वार्ता करेंगे तो आपको एक एक विषय की मैं जानकारी दूंगा। लेकिन संघ नहीं चाहता था कि देश का विभाजन हो, लेकिन उस समय हमारी शक्ति बहुत कम थी। मात्र 1000 शाखा लगते थे भारतवर्ष में। हम संघ का, देश का विभाजन हम रोक नहीं पाए, लेकिन हमारी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। तो संघ की शक्ति बढ़ने का मतलब है कि हिंदू समाज की शक्ति बढ़ना। संघ की शक्ति बढ़ने का मतलब है कि भारत की शक्ति बढ़ना। तो 1984 में 94 में जब समाज के लोगों ने कहा कि भाई राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 500 वर्षों से इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, यह आंदोलन संघ के पास आया। 1984 में यह आंदोलन आया और हम सबको मालूम है 1992 में यह जो एक हमारे हिंदू समाज के कलंक का एक जो ढांचा था, उस ढांचा को समाप्त किया गया। यानी मात्र 8 बरस के संघर्ष में संघ इतना शक्तिशाली हो गया कि जो सरकार यह कहती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उनके सामने वहां पर कुछ भी, एक भी तिनका भी समाज के लोगों ने संघ के प्रयासों के द्वारा नहीं रुका।
यह है संघ की शक्ति बढ़ने का कारण। आप सबको मालूम है